हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रशिक्षण रणनीतियों के बारे में पढ़ेंगे। और ये प्रशिक्षण जो रणनीतियाँ हैं, ये किसी भी टीचिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। यानी आप लोग किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की पढ़ाई कर रहे हों या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ऐसी प्रशिक्षण रणनीतियां हैं कि जिसको आप लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या फिर नेट का फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इन प्रशिक्षण रणनीतियों को जान लेने से आपको भविष्य में जब शिक्षक आप बनेंगे, तो उसका अच्छे तरीके से उपयोग करके आप अपने कक्षा में शिक्षण का कार्य जो है बेहतर तरीके से करेंगे। ये प्रशिक्षण रणनीतियाँ देखिए, आज की क्लास में हम लोग को 4-5 प्रशिक्षण रणनीतियों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रदर्शन विधि, इसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। दूसरा है अभिक्रमित अनुदेशन, इसको कहा जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये तीसरी है जो इसको कहा जाए इंटरएक्शन एनालिसिस। और चौथे को कहा जाता है सिमुलेशन यानी अनुरूपण। और पांचवी जो है सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। तो ये हम लोग को आज की क्लास में पढ़ना है। ये देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी के अंतर्गत ही आती है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी और आईसीटी का उपयोग कैसे किया जाए, उन्हीं के तहत इन विधियों को अपनाया जाता है। और ये आपके जो है बीएड के एग्जाम के लिए, डीएलएड के एग्जाम के लिए, जिसको हम लोग बीटीसी कहते हैं, और ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं इन ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी के बारे में विस्तार पूर्वक। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रशिक्षण रणनीतियाँ, ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रशिक्षण रणनीतियों का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी। तो देखिए, प्रशिक्षण रणनीतियाँ वह योजनाबद्ध विधियाँ होती हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति को विशेष ज्ञान, कौशल या व्यवहार सिखाया जाता है। यानी एक तरह से यह योजनाबद्ध विधि होती है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना सिखाया जाता है, उससे संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे संबंधित कौशल सिखाया जाता है। ये रणनीतियाँ शिक्षक, ट्रेनर या संस्थान द्वारा तय की जाती हैं ताकि प्रशिक्षण प्रभावी और व्यवहारिक हो। यानी ये रणनीतियाँ कौन तय करता है? सिखाने वाले शिक्षक के द्वारा, सिखाने वाले ट्रेनर के द्वारा, या फिर उस संस्थान के द्वारा जहाँ पे कोई ट्रेनिंग लेने गया है। और आपकी ये जो ट्रेनिंग रिलेटेड किससे है? टीचिंग से, यानी शिक्षक का प्रशिक्षण जहाँ जहाँ आप लोग ले रहे हैं, यानी बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ प्रमुख प्रशिक्षण रणनीतियाँ हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जिसमें देखिए एक है प्रदर्शन विधि जिसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहा जाता है। दूसरा है देखिए चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड है। तीसरी सिमुलेशन, इसको अनुरूपण कहा जाता है। चौथी माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण है। उसके बाद देखिए पांचवी प्रोग्राम लर्निंग यानी अभिक्रमित अधिगम है। छठवीं देखिए भूमिका निभाना, रोल प्ले है। और सातवीं केस स्टडी है जिसको व्यक्ति अध्ययन कहा जाता है। तो ये 7 जो प्रमुख रणनीतियां हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो आज हम लोगों को 5 प्रमुख रणनीतियों को इनमें से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि। तो ये विधि क्या होती है, इसको देखिए, इस विधि में शिक्षक किसी क्रिया, प्रक्रिया या कौशल को विद्यार्थियों के सामने करके दिखाता है जिससे विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी उसे देखकर सीख। यानी एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी क्रिया या किसी भी प्रक्रिया को टीचर खुद करके बताता है बच्चों, यानी खुद करेगा, परफॉर्म करेगा क्लास में, और फिर बच्चे उसको देखकर सीखेंगे और वो लोग उसी तरीके से करेंगे। इसका उदाहरण देख लीजिए, यदि कोई टीचर बच्चों को कुकिंग सिखा रहा है कुकिंग क्लास में, तो वो क्या करेगा, पहले खुद खाना बनाएगा और फिर विद्यार्थियों को वही दोहराने को कहेगा। उसी प्रकार से देखिए, अगर विज्ञान का अध्यापक रासायनिक प्रतिक्रिया दिखाना चाहता है तो वह लैब में बच्चों को ले जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक को मिलाकर हाइड्रोजन गैस बनते हुए दिखाएगा और विद्यार्थी यह देखकर इस प्रक्रिया को समझेंगे। इसका देखिए लाभ क्या है इस विधि का? इस विधि से जटिल कार्यों को समझाना आसान होता है। इससे सीखने वालों में आत्मविश्वास बढ़ता है।
दृश्य अनुभव के माध्यम से समझ बढ़ती है और जटिल प्रक्रियाएं इसके द्वारा आसानी से सरल हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए करके, इसीलिए देखिए क्लास में जब बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है तो टीचर्स के द्वारा पहले श्यामपट्ट पे खुद पढ़ाया जाता है और खुद तरीका कैसे मिटाना है, कैसे चौक पकड़ना है, किधर खड़ा होना है, ये सारी चीजें बताई जाती है और फिर बच्चे उसी को अपने द्वारा उपयोग करते हैं और अपना ट्रेनिंग का जो है काम करते हैं। अब दूसरा है देखिए अभिक्रमित अधिगम, प्रोग्राम लर्निंग। इसमें देखिए क्या होता है कि यह एक आत्मनिर्देशित स्वनिर्देशित शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले को छोटी छोटी सूचनाओं के अनुक्रम में प्रस्तुत किया जाता है और उसे तुरंत प्रतिक्रिया जाती है। यानी यह एक प्रकार से आत्मनिर्देशित व स्वनिर्देशित शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति सीखने वाला होता है उसके सामने सूचनाओं को छोटे छोटे भागों में प्रस्तुत किया जाता है और फिर उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है। स्वनिर्देशित अध्ययन चरणबद्ध जानकारी दी जाती है और प्रत्येक चरण पर उत्तर देकर अगले चरण पर बढ़ा, यानी इसमें प्रत्येक चरण पर क्या किया जाता है कि जानकारी प्रदान की जाती है और उस पर प्रत्येक चरण पर फीडबैक दिया जाता है और जैसे ही पहले चरण का फीडबैक पूरा हो जाता है तब अगले चरण पर जाया जाता है। इसका उदाहरण देखिए, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो भाषा सिखाता है वह हर शब्द के साथ अभ्यास और फीडबैक देता है। देखिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो भाषा सिखाने का कार्य करते हैं, तो वो अगले स्टेप पर तभी जाएंगे जब पहले स्टेप को आप सही तरीके से कर लेंगे, यानी पूरी तरह से अभ्यास हो जाएगा तब अगले स्टेप पर आप जाएंगे। इसका देखिए लाभ क्या है कि यह व्यक्तिगत आत्मगति से सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इससे आत्म मूल्यांकन संभव होता है, आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें त्रुटियों का तत्काल सुधार किया जा सकता है, यानी जो त्रुटियां हैं आपको पता चल गई और उसको तुरंत सुधार लेंगे। अब देखिए ये अभिक्रमित जो अनुदेशन सामग्री का विकास कैसे किया जाता है, तो देखिए इनको 3 रूपों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला है देखिए रेखीय अभिक्रम, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि सभी विद्यार्थियों को एक ही क्रम में सूचनाएं दी जाती हैं, यानी जितने विद्यार्थी रहते हैं सबको एक क्रम में सूचनाएं दे दी गई और हर कदम के बाद सही उत्तर देने पर अगली कड़ी पर बढ़ते हैं। जैसे देखिए यदि कोई पाठ वृत्त पर है तो उसमें पहला चरण पहले उसका परिभाषा बताना होगा, फिर उसके बाद परिधि का सूत्र बताना होगा, फिर उसके बाद देखिए क्षेत्रफल का सूत्र बताना होगा और फिर सभी को एक ही क्रम में जाना, यानी जितने भी स्टूडेंट होंगे सबको इसी तरीके से करना होगा हर चीज को। ये क्या हो गया, एक तरह से रेखीय अभिक्रम हो गया। इसका लाभ देखिए क्या होता है कि यह सरल होता है, पूर्वानुमानित संरचना के आधार पर बना होता है। यह नया शिक्षण सामग्री विकसित करना इससे द्वारा आसान होता है। दूसरा देखिए इसका है शाखीय अभिक्रम के रूप में, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के लिए। इसमें क्या होता है कि उत्तर के अनुसार अलग अलग रास्ते होते हैं, यानी अगर कोई स्टूडेंट सही उत्तर देता है तो उसके लिए सही रास्ता, अगर कोई गलत उत्तर देता है तो उसके लिए फिर दूसरे तरीका अपनाया जाता है। जैसे देखिए यदि विद्यार्थी उत्तर गलत देता है तो उसे सुधारात्मक जानकारी मिलती है और वापस भेजा जा सकता है, यानी अगर कोई व्यक्ति गलत उत्तर दे रहा है तो उसको फिर से करने के लिए कहा जाएगा और उसको सुधारात्मक उत्तर दिया जाएगा कि आप अपने इस गलती को ऐसे सुधारो और वही काम फिर से करवाया जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि यदि एक प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है और कोई विद्यार्थी उत्तर देता है H2O2, तो उसे बताया जाएगा कि यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी बच्चे ने गलती से बता दिया H2O2 तो कहा जाएगा नहीं ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र है, तो फिर वह H2O के सही अर्थ की ओर निर्देशित किया जाएगा। फिर उसको कहा जाएगा कि सही तरीके से इसका अर्थ ढूंढो या निकालो। इससे देखिए क्या लाभ होता है कि इससे व्यक्तिगत गलतियों में सुधार लाया जा सकता है। इसके द्वारा अनुकूलन की उच्च क्षमता विकसित होती है। तीसरा देखिए इसका भाग है मैथेटिक अभिक्रम, मैथेटिक प्रोग्रामिंग। यह देखिए एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया पर जोर देती है, जहां विद्यार्थी स्वयं अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से सीखते हैं। यह पारंपरिक शिक्षण पद्धति जहां शिक्षक पढ़ाते हैं और विद्यार्थी सुनते हैं उससे अलग होती है। मैथेटिक शब्द जो है एक यूनानी शब्द है जो मैथीन से बना है और इसका अर्थ होता है सीखना,
यानी यहाँ पर पारंपरिक तरीके से न करा के हर चीजें बच्चों के द्वारा स्वयं से कराई जाती हैं। देखिए, मैथेटिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं अभ्यास, अवलोकन, परीक्षण और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें शिक्षक का कार्य केवल एक मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर के रूप में होता है। यानी टीचर इसमें कुछ नहीं करेगा, बच्चे ही सब कुछ करेंगे, टीचर केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। इसका उदाहरण देख लीजिए, एक विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग से रिलेटेड एक छात्र न्यूटन की गति का नियम किताब से पढ़ने के बजाय खुद प्रयोगशाला में गेंद गिराकर गति, समय और दूरी का संबंध समझता है, तो यह एक मैथेटिक शिक्षण, यानी क्लास में बच्चे को बताया गया कि लैब में प्रयोग करना है, तो प्रयोग क्या करना है, न्यूटन की गति के नियम को समझना है। तो उसने लैब में बॉल को गिराया और फिर उसी के आधार पर उसने उसमें समय, गति और दूरी का संबंध एक दूसरे से निकाला। इसके बाद फिर देखिए दूसरा उदाहरण, गणित में खोज आधारित समस्या समाधान से संबंधित। शिक्षक एक जटिल समस्या देता है और विद्यार्थी विभिन्न सूत्रों को आजमाकर उसका हल निकालते हैं। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी स्वयं से सीखते। देखिए, टीचर्स के द्वारा एक सवाल दे दिया गया बच्चों को और बच्चों ने उस सवाल को अलग अलग विधियों से हल किया। इससे क्या हुआ कि उनको स्वयं से उसको हल करना आ गया। तीसरा उदाहरण देखिए, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसमें देखिए कि जल संरक्षण पर प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें बच्चे स्वयं जानकारी इकट्ठा करते हैं, पोस्टर बनाते हैं और समाधान सुझाते हैं। यह भी एक मैथेटिक शिक्षण का ही उदाहरण है। तो इस तरीके से देखिए ये प्रोग्राम जो है लर्निंग कराई जाती है। अब देखिए चौथा है अंतःक्रिया विश्लेषण, इंटरेक्शन एनालिसिस। इसमें देखिए क्या होता है, यह शिक्षक और छात्र के बीच होने वाले संचार का व्यवस्थित अध्ययन है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। यह शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसका उपयोग कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच होने वाले संवाद, गतिविधियों और व्यवहारों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यानी यह एक तरह से ऐसी विधि है जिसमें टीचर और स्टूडेंट मिल के किसी समस्या का हल ढूंढते हैं और आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए चीजों को सीखते हैं और नए नए व्यवहारों को विकसित करते हैं। यह तकनीक समझने में मदद करती है कि शिक्षण की प्रक्रिया में कौन से तत्व प्रभावी हैं और किस प्रकार की बातचीत सीखने को बढ़ावा देती है। इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए क्या है। यह शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेने वाले के व्यवहारों का अवलोकन करती है। इसमें विशेष कोडिंग सिस्टम जैसे फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम FIS का उपयोग किया जाता है। यह जानने में मदद करती है कि शिक्षक कितना समय बोलते हैं, छात्र कितनी भागीदारी करते हैं और कितनी मौन या निष्क्रियता रहती है। यानी इसमें पता चलता है कि टीचर कितनी देर तक बोल रहे हैं, छात्र उनकी बातों को कितने ध्यान से सुन रहे हैं और वो कितने देर तक मौन या निष्क्रिय रहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण, यदि कोई शिक्षक पूरे पीरियड में केवल एक व्याख्यान लेक्चर देता है और छात्र केवल सुनते हैं, तो इंटरेक्शन एनालिसिस बताएगा कि संवाद एक तरफा यानी वन वे कम्युनिकेशन के रूप में है और इसमें छात्र की भागीदारी कम। यानी टीचर ने लेक्चर देना शुरू किया क्लास में और देता ही चला जा रहा है, बच्चों को मौका नहीं दे रहा है, तो कहा जाएगा कि यह एक तरफा संवाद है और बच्चे केवल उसकी बातों को सुन रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर शिक्षक ने छात्रों से सवाल पूछे, उनके उत्तरों पर चर्चा की और छात्रों ने भी एक दूसरे से संवाद किया, तो यह द्विपक्षीय टू वे कम्युनिकेशन संवाद माना जाएगा, जो अधिक प्रभावी शिक्षण का संकेत देता है। अब इसमें देखिए क्या है कि टीचर्स के द्वारा थोड़ा कुछ पढ़ाया गया, फिर बीच में प्रश्न पूछ लिया गया, तो उस प्रश्न का बच्चों ने जवाब दिया। अगर हो सकता है उन्होंने आपस में डिस्कशन करके तब जवाब दिया, तो कहा जाएगा कि यह एक अच्छे प्रकार का शिक्षण है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को भी मौका दिया जा रहा है। अब देखिए इसकी उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी। इससे शिक्षकों को अपने शिक्षण के सुधार के लिए फीडबैक मिलता है। इसमें कक्षा की सहभागिता का विश्लेषण हो सकता है। यह छात्र केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा दे सकता है। इससे कक्षा में संचार का अवलोकन किया जा सकता है। अब देखिए अगली जो विधि है वो अनुरूपण है, सिमुलेशन।
सिमुलेशन देखिए क्या है कि एक शिक्षण तकनीक है जिसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों या प्रक्रियाओं की नकल अनुकरण करके विद्यार्थियों को अनुभवात्मक एक्सपीरियंशियल तरीके से सिखाया जाता है, जिससे विद्यार्थी बिना किसी खतरे के अनुभव ले सकते हैं। यानी कोई चीज सिखानी है तो उसको एक्चुअल रूप में ना, बल्कि उसको नकल करके किसी बात को सिखाया जाता है, जिससे बच्चों को किसी काम को सीखने में समस्या ना हो। जैसे देखिए, इसमें छात्र किसी स्थिति की भूमिका निभाते हैं या नकली वातावरण में निर्णय लेकर सीखते हैं। अर्थात सिमुलेशन एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जिसमें विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की किसी जटिल स्थिति या प्रक्रिया का कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल वातावरण प्रदान करके उन्हें अनुभवात्मक रूप से सीखने का अवसर दिया जाता है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होती हैं। यह वास्तविक जीवन के अनुभवों को कक्षा में लाने का प्रयास करता है। इसमें विद्यार्थी किसी विशेष भूमिका में होते हैं, जैसे डॉक्टर, ग्राहक, पुलिस इत्यादि। यह निर्णय निर्माण, समस्या समाधान और टीम वर्क को बढ़ावा देता है। यानी बच्चों को इन सारी चीजों का रोल के रूप में प्रदर्शन करके सिखाया जाता है। ये रियल में डॉक्टर नहीं होते, लेकिन डॉक्टर की तरह इनको बनाकर और उसके रोल को, उसके दायित्व को सिखाया जाता है। जैसे देखिए, पहला उदाहरण, स्वास्थ्य शिक्षा में सिमुलेशन का उपयोग कैसे करके सिखाया जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक नर्सिंग कॉलेज है, वहां पर छात्रों को एक नकली मरीज पर, कोई व्यक्ति है जो नकली है, असली नहीं है, उस पर देखिए CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन सिखाया जाता है, ताकि वे वास्तविक जीवन की स्थिति में तैयार रहे। यानी नकली मरीज पर उनको ये सब चीजें करके सिखाई जाती हैं, जिससे बाद में भविष्य में वास्तव में अगर इस तरह का इलाज करना हो तो ये इस चीज को उपयोग कर लेंगे। उसी प्रकार से देखिए, दूसरा उदाहरण, सामाजिक विज्ञान में कैसे सिमुलेशन का उपयोग किया जाता है। एक शिक्षक संसद का सत्र आयोजित करता है। देखिए, जैसे क्लास में एक टीचर है, उसने पूरे क्लास को कह दिया कि ये संसद है, तो संसद में देखिए क्या होगा कि जहां छात्र प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता, मंत्री आदि की भूमिका निभाते हैं और किसी बिल पर बहस करते हैं। यानी छात्रों में बता दिया गया कि इसमें एक व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, और कुछ लोग विपक्ष के नेता हैं, कुछ लोग और मंत्री हैं, और वहां पर कोई बिल पेश किया जा रहा है, तो कैसे बहस किया जाएगा। इससे क्या होगा कि रियल में प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन कम से कम कैसे संसद में बहस होती है, इस प्रक्रिया को अच्छे तरीके से वो करके खुद सीख जाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, तीसरा उदाहरण, विज्ञान में एक प्रयोगात्मक सिमुलेशन का उदाहरण देखिए क्या है कि विद्यार्थी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ज्वालामुखी विस्फोट का सिमुलेशन देखते हैं। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और उनको कंप्यूटर पे ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो उसको दिखाया जा रहा है उसपे, और ज्वालामुखी विस्फोट होने पर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी घटनाएं वहां उत्पन्न होती हैं, तो उससे क्या होगा कि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं की प्रक्रिया समझने में मदद मिलती है। चौथा उदाहरण देखिए क्या है, एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कक्षा की स्थितियों की नकल की जाती है, जहां प्रशिक्षु को यह दिखाना होता है कि वह अनुशासनहीन छात्रों से कैसे निपटेगा। अब देखिए, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पर कक्षा की स्थितियों की नकल करके कोई चीज सिखाई जाए। जैसे कहा जाएगा कि अगर कोई छात्र बहुत ज्यादा अनुशासन है तो उसके साथ आप कैसे निपटेंगे, तो उस तरह का व्यवहार वहां करके दिखाया जाएगा और फिर बच्चा उसी चीज से उसको सीखेगा। अब देखिए, इसका बेनिफिट क्या है। इससे जटिल विषयों को आसान बनाना संभव होता है। इससे रचनात्मकता और भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता को मजबूती मिलती है। इससे वास्तविक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है और इसमें बिना जोखिम के अनुभव प्राप्त होता है। अब देखिए, क्लास में बच्चों को जब ट्रेनिंग के दौरान ये सब चीजें खुद से सिखाई जाएंगी, उनको वास्तव स्टूडेंट के सामने, क्लास के ही बच्चों के सामने, उन्हीं के क्लास के जो बच्चे हैं वही सामने बैठे रहेंगे, मान लीजिए वही स्टूडेंट है, और उन्हीं को स्टूडेंट मानकर बच्चों को पढ़वाया जाता है, विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रशिक्षण करवाया जाता है। तो इस तरीके से बाद में जब वो रियल में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो उनको कोई कठिनाई नहीं होती है। अब देखिए, लास्ट है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण।
यह देखिए बहुत ही ज़्यादा आजकल के बीएड और बीटीसी के कॉलेजों में उपयोग किया जाता है ट्रेनिंग स्ट्रेटजी के रूप में। ये देखिए क्या होता है माइक्रो टीचिंग। यह एक विशेष शिक्षण तकनीक है जो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाती है, यानी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स के अभ्यास और सुधार का अवसर देना होता है। यह भी एक छोटे समूह के सामने सीमित समय में और सीमित विषय वस्तु के साथ किया जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि कुछ शिक्षण कौशल होते हैं जो ज़्यादातर क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इन कौशलों को किसी बीएड के प्रशिक्षु को या किसी बीटीसी के प्रशिक्षु को सिखाया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले किसी एक कौशल का चयन किया जाता है और उस कौशल के प्रदर्शन के लिए छोटे समूह के बच्चों के 4-5 बच्चों 10 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। समय 6 से 8 मिनट का होता है और जो पाठ्यवस्तु होती है, कंटेंट होता है, वो कोई छोटा टॉपिक होता है और उसी का अभ्यास कराया जाता है। देखिए, और इसको दूसरे तरीके से क्या कहेंगे कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षण को छात्रों के समूह के सामने सीमित समय में और सीमित विषय पर पढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है ताकि वह एक विशेष शिक्षण कौशल को विकसित और सुधार सके। अब देखिए, इसका देखिए एक साइक्लिक रूप में दिखाया जाता है, यानी इसको ऐसे आपको करना है। जिसमें देखिए ये हो गया, पहले सबसे पहले क्या होगा कि प्लानिंग करेंगे। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कोई टीचिंग स्किल्स चुन लेनी पड़ेगी, यानी आपको किस स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो पहले स्किल्स का चयन कर लेंगे, उसके बाद पहला काम क्या करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे कि कैसे किसी चीज़ को हमको पढ़ाना है, क्या क्या करना है। उसके बाद फिर क्लास में जाके टीचिंग करेंगे, फिर बच्चों से फीडबैक लेंगे, फिर उसके बाद अगर फीडबैक सही नहीं है तो फिर से री प्लानिंग करेंगे आप, उसके बाद फिर री टीचिंग करेंगे और उसके बाद फिर री फीडबैक लेंगे। तो इस तरीके से आपका देखिए 6 स्टेप्स में ये प्रक्रिया पूरी होती है, यानी एक बार करना है, जब गड़बड़ी होगी तो फिर दोबारा प्लानिंग। तो इसी के लिए देखिए 6 स्टेप्स कहा जाता है इसको। अगर कहा जाए तो 6-6 मिनट का अगर आप करेंगे तो टोटल 36 मिनट की प्रक्रिया होती है, जिसमें स्टूडेंट को अच्छे तरीके से टीचिंग सिखाना संभव होता है। और इसमें जो स्किल्स का प्रयोग किया जाता है, तो जैसे देखिए सबसे पहले उद्देश्य लेखन कौशल, उसके बाद देखिए प्रस्तावना कौशल, इन कौशलों का एक एक करके प्रशिक्षण कराया जाता है। उसके बाद फिर देखिए व्याख्यान कौशल, उसके बाद प्रश्न परीक्षण कौशल, उसके बाद देखिए दृष्टांत कौशल, उसके बाद पुनर्बनन कौशल, फिर उसके बाद देखिए श्यामपट्ट लेखन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल। उसके बाद देखिए इसके बाद लास्ट में होता है पाठ समापन कौशल। तो इस प्रकार से लगभग 8 कौशल का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौशल का जो है प्रशिक्षण ज़्यादातर ट्रेनिंग इस कॉलेजों में कराया जाता है और इन्हीं को एक एक करके बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, जिससे वो भविष्य में जो मूल टीचिंग करनी होगी उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इससे देखिए सीमित छात्र, सामान्यतः 5 से 10 विद्यार्थी पर उपयोग किया जाता है। इसमें समय सीमित होता है 6 से 8 मिनट। इसमें सीमित विषय वस्तु होती, एक छोटा टॉपिक होता है। इसमें विशिष्ट शिक्षण कौशल जिसको मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जैसे प्रश्न पूछना, उदाहरण देना, बोर्ड का उपयोग करना इत्यादि, एक कौशल एक बार में उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए री प्लानिंग, री टीचिंग और री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया होती है, यानी आपका शिक्षण सही नहीं हुआ तो आप फिर से प्लानिंग करिए, फिर से पढ़ाइए, फिर से फीडबैक लीजिए। इसका उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण कि एक बीएड का प्रशिक्षु है, उसको प्रश्न पूछने की कला यानी प्रश्न प्रेषण कौशल का अभ्यास कराया जा रहा है। वह 6 छात्रों के एक समूह को 8 मिनट तक मानव शरीर की संरचना पर पढ़ाता है, यानी उसको एक छोटा टॉपिक दे दिया गया कि मानव शरीर की संरचना, और उसके सामने 6 स्टूडेंट बैठा दिए गए और उसको टाइम दिया गया 8 मिनट का। तो जो पर्यवेक्षक होगा, सुपरवाइजर होगा, उसको उसके पढ़ाने के बाद फीडबैक देगा। देखिए उसे फीडबैक देते हैं और वह सुधार करता है और फिर से उसी टॉपिक को पढ़ाता है। तो यह एक माइक्रो टीचिंग है,
यानी उसने पढ़ाया, फिर ऑब्जर्वर जो है पीछे बैठा रहा, उसने देखा और फिर उसके बाद उसको बताया कि बच्चे को आपके टीचिंग में ये कमियां हैं, तो फिर वो दोबारा प्लानिंग करता है और दोबारा टीचिंग करता है। उदाहरण दूसरा देख लीजिए। एक दूसरा टीचर है जिसको प्रस्तुतिकरण कौशल यानी प्रेजेंटेशन कौशल सिखाया गया, जिस पर वो काम कर रहा है। वह छोटे टॉपिक पर 8 मिनट की क्लास लेता है और फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है और खुद को देखता है और सुधार करता है। उसमें क्या था कि सुपरवाइजर के द्वारा देखा गया और फीडबैक दिया गया। यदि बच्चे को लगता है कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ, या मैं खुद से देखूं अपना कि मुझसे क्या गलतियां हो रही, तो क्या करेगा, किसी स्टूडेंट से वीडियो रिकॉर्डिंग करवा लेगा अपने टीचिंग की और फिर उसमें एक एक गलतियों को ध्यान से देखेगा और फिर जब दोबारा टीचिंग करने जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। इसका लाभ देखिए क्या है। इससे शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जा सकता है और उसमें सुधार किया जा सकता है। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, यानी मैं टीचर बन पाऊंगा कि नहीं, मैं अच्छे से टीचिंग कर पाऊंगा कि नहीं, इस चीज को बच्चा जान लेता है तो उससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इससे खुद को फीडबैक मिलता है, यानी पर्सनल फीडबैक मिलना संभव होता है। इससे त्रुटियों को सुधारने का अवसर मिलता है। ये लगभग प्रशिक्षण देखिए कहीं कहीं 40-40 दिन तक चलता है, कहीं कहीं 30 दिन तक चलता है। और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां केवल खाना पूर्ति की जाती है, हफ्ते 10 दिन करा के बच्चों को कहता है कि आपका ट्रेनिंग पूरा, लेकिन होना चाहिए क्या है कि कम से कम 40 दिन का होना चाहिए। प्रशिक्षक को नियंत्रित और केंद्रित वातावरण में सीखने का मौका मिलता है, यानी टीचर को एक नियंत्रित कक्षा में और अच्छे वातावरण में सीखने का अवसर मिलता है। ये चीजें बच्चे घर पे कर सकते, लेकिन घर पे करने से उतना अच्छा नियंत्रण और वातावरण नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए किसी स्कूल कॉलेज में कराया जाता है, तो ये बच्चों को सीखने में बहुत आसान होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थिंकिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, चिंतन कौशल के बारे में। आज हम लोगों ने पढ़ा ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में, और इसमें देखिए मैंने विभिन्न प्रकार के उदाहरण को देकर आपको समझाने का प्रयास किया है। इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है, पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी, और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।